नमस्कार। आई बुक न्यूज़ के दर्शकों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज निम्बाड़ा छोटी सादरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं सहकारिता विभाग के मंत्री श्री महान उदयलाल यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी गणमान्य पत्रकारों को आमंत्रण था। उसके मुख्य में मैं आपको बिंदु बता देता हूँ। उन्होंने अपने और अपनी सरकार के द्वारा किए गए विगत 4 वर्षों के कार्यों के बारे में उल्लेखित किया, क्या क्या योजनाएं वो लाए हैं, क्या योजनाएं आने वाले समय में क्रियान्वित करने वाले हैं। उन्होंने नगर में और अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं, किन कार्यों को शुरू कर दिया गया, क्या क्या कार्य संपन्न हो चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चली गई, इनके बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में, प्रेस वार्ता के अंत में, उन्होंने सभी पत्रकारों से अपने विचार और प्रश्न लिए। उसमें से सभी का उन्होंने कई का जवाब दिया, सभी का जवाब दिया और जो समस्याएं पत्रकारों द्वारा नगर के बारे में या क्षेत्र के बारे में रखी गई, उनके बारे में कई आश्वासन दिए, जिसमें प्रमुख रूप से मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें एक तो निम्बाड़ा से लेकर मंगलवार क्षेत्र की जो रोड 4 लेन होनी है, उसके बारे में उनसे चर्चा की गई। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है और उन्होंने इसका धन्यवाद भी दिया सीपी जोशी साहब का, जो माननीय सांसद है चित्तौड़गढ़ से, कि उन्होंने गडकरी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा था और उनका इस बारे में पूरा प्रयास जारी है। दूसरा, नगर की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने एक संतोष व्यक्त किया कि उन्हें संतोष होता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक इसको जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराया और कई सारी अमूलचूल चीज़ों में परिवर्तन किया। दूसरा, जो नगर की मुख्य मांग थी, सीसीटीवी कैमरों से लेकर अवैध वाहन जो नगर में आते हैं, लोडिंग वाहन जो नगर में आते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने ये प्रश्न मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इस पर आने वाले समय में कार्रवाई होगी और इस तरह के सभी प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप कितने आशान्वित हैं कि चूँकि राजस्थान में एक बदलाव का ट्रेंड है, तो आप कितने आशान्वित हैं कि पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, तो उन्होंने इस पर पूरी तरह से संतोष जताया और कहा कि वे निश्चित रूप से पूरी तरह से इस बारे में कन्फर्म है कि पुनः एक बार जो है राजस्थान में सरकार बनेगी कांग्रेस की और रिपीट होगी, और जो ट्रेंड चला आ रहा है एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का, वो निश्चित रूप से इस बार टूटेगा, ऐसा उनका मानना है। बाकी जो भी है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कार्य है वही हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, ऐसा अलग से उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है और ये जनता को तय करना है और जनता ही सर्वोपरि होती है कि क्या जो उनको उचित लगता है उनके मतदान का प्रयोग करेंगे। इस बारे में पूरी रिपोर्ट अब आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई बुक न्यूज़ देख रहे थे आप। तो आपका सहयोग सकारात्मक अपेक्षित है। मैं जब चुनाव लड़ रहा था आपके सामने, जो मैंने वादे किए थे वो आपको भी अच्छी तरह से विदित है और निम्बाड़ा की जनता को भी विदित है। उस समय की 14 से 18 तक जो सरकार चली, उनके सब कार्यकलाप भी आपकी जानकारी में थे, जनता को भी मालूम था और उन पीड़ाओं को देखते हुए मैंने भी जनता से कुछ वादे किए थे। उसमें मुख्य था अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कराना, क्योंकि उस समय ये रेफरल हॉस्पिटल नहीं हो गया, रेफर हॉस्पिटल बन गया था और चाहे एक पट्टी भी बंधवानी हो तो डॉक्टर सीधा लिख देते थे कि रेफर टू चित्तौड़ या उदयपुर। आईसीयू वार्ड थे जिसको तत्कालीन सत्ताधारियों ने अपनी संस्था का ऑफिस बना रखा था और ये सब जनता करीब से देख रही थी। वो वादा भी किया था। दूसरा, कानून और व्यवस्था के मामले में हर 2-3 महीने में कहीं न कहीं फायरिंग, हत्याएं, लूट
सट्टा, भाई भतीजावाद, अपराधी बेखौफ, ये सब बातें जनता महसूस कर रही थी। और मैंने भी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, मैं जीतूंगा तो निसंदेह इस पे भी पूरी लगाम लगाऊंगा। सट्टा की भी मैंने कहा था कि सट्टा भी बंद कराऊंगा। ये तीन तो उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे मैंने कहा था। और बाकी तो सत्ता में है, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। सरकार का पैसा सुव्यवस्थित तरीके से जनता की आवश्यकता के अनुसार खर्च हो जाए, इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। तो मैंने चिकित्सा का जो वादा आप लोगों से या निम्बाड़ा की जनता से, निम्बाड़ा क्षेत्र की जनता से किया था, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि ये उप जिला चिकित्सालय को मैंने जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करा दिया, जिससे निसंदेह चित्तौड़ और यहाँ का अस्पताल बराबर रैंक का हो जाएगा। और उसका काम भी शुरू हो गया है। 70 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ने का काम वो भी ठेका हो गया है। संभव आज ही तोड़ना शुरू हो जाएगा और मैदान बिल्कुल साफ करके एक इतना खूबसूरत भवन बना करके निम्बाड़ा की जनता को समर्पित होगा, जो मेरे अंदाज से, मैं संभाग की तो बात नहीं करता, संभाग में तो उदयपुर भी है, लेकिन चित्तौड़ जिले में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, ये आपसे वादा करता हूँ। उसका नक्शा जब शुरू हो जाएगा तो आपके सामने बोर्ड पे लगा भी दूंगा प्रदर्शन के लिए कि इस प्रकार का भवन बनेगा। तो ये, और आउटडोर कितना बड़ा है ये आपके सामने मालूम है। 2 करोड़ रुपए जन सहयोग और CSR से लोगों से लेकर उस व्यवस्था अस्पताल को सुधारा है। और मुझे इसकी भी बड़ी खुशी होती है कि साहब अस्पताल की व्यवस्था तो आपने ठीक कर दी। जब किसी मौत मरण या शादी ब्याह में जाता हूं और ये आम जनता के मुंह से निकलता है तो मुझे आत्मसंतोष मिलता है। ये किया है। और 3 PSC भी खोली है, देवाग माता में, बाड़ी में और एक सतखंडा में। उनका निर्माण होकर के वो भी चालू हो गए हैं। उपकेंद्र भी खुले हैं। डॉक्टरों की व्यवस्था भी बड़ी है, सुधरी है और संख्या भी बड़ी है। और जो इक्विपमेंट की कमी थी उनकी भी पूर्ति मैंने की है। डॉक्टरों के रहने के लिए भी, जब इतना बड़ा अस्पताल बन जाएगा तो डॉक्टरों के रहने के लिए भी 5 करोड़ की योजना बनाकर उसकी नींव शिलान्यास करके उसका काम भी शुरू कर दिया है। छोटी सादड़ी में 50 बेड से 100 बेड का रेफरल अस्पताल को कर्मोन्नत करा दिया। और बिल्डिंग छोटी पड़ रही थी तो नई बिल्डिंग के लिए 6 करोड़ की लागत से मंजूर कराकर, टेंडर करा करके शिलान्यास कर दिया। और वहाँ भी वो काम जारी है। और उम्मीद करता हूँ कि 8-10 महीने में वो काम भी वहाँ का भी पूरा हो जाएगा। तो चिकित्सा के मामले में जो वादा किया था वो आपके सामने है। कानून व्यवस्था के मामले में आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। और जो घटनाएं पहले हो रही थी उतनी अगर हो रही हो तो अभी मेरी बात समाप्त हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, उसमें बात सत्यता सामने आ ही जाएगी। लेकिन जो आंकड़े मैंने पुलिस से लिए हैं, वर्ष 2014 से 18 के बीच में चोरी और लूट के मामले 661 हुए थे। हत्याएं 19 हुई थी। फायरिंग 19 हुए थे। और 14 प्रकरण दर्ज कर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 14 फायरिंग के अवैध आर्म्स जब्त किए थे। और दूसरी तरफ 19 से यह है थाना कोतवाली का आंकड़ा। जबकि वर्ष 19 से 22, 4 सालों के अंदर चोरी की वारदातें 548 हुई है, जबकि उस समय 661 थी। हत्या के 8 प्रकरण आए हैं, जबकि उस समय 19 थी। और फायरिंग के 4 मामले आए हैं, जबकि उस समय 19 थे। और वर्तमान इस सरकार, इस व्यवस्था के तहत 14 की जगह 43 प्रकरण दर्ज करके
7 व्यक्तियों को अवैध हथियार के तहत गिरफ्तार किया है और 67 अवैध हथियार पकड़े हैं, जबकि उस समय केवल 14 अवैध हथियार पकड़े गए थे। थाना निम्बाड़ा सदर 2014 से 18 तक हत्याएं 9, फायरिंग 7, 17 प्रकरण दर्ज कर 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 22 आर्म्स जब्त किए गए थे, जबकि 19 से 22 के बीच में चोरी की और लूट की 212 वारदातें हुई है, हत्या 8 हुई है और फायरिंग 2 हुई है। 30 प्रकरण दर्ज कर 36 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 43 आर्म्स जब्त किए गए हैं। तो ये कानून की व्यवस्था है। तो निसंदेह मुझे विश्वास है कि मैंने सुधार किया है। सट्टे के लिए मैं हर मंच में बोलता रहता हूँ कि बंद करना चाहता हूँ, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली है और नहीं मिलने का कई कानून में काफ़ी लीलेंसी है। सट्टे में जिसको भी पकड़ते हैं उसको वापस बेलेबल ऑफेंस से जमानतें हो जाती है, सख्त सजा के प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग उससे बावजूद आ रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि सट्टे में पूर्ण रूप से मैंने निरंतर, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुए हैं और जो निम्बाड़ा का नाम पूरे संभाग में सर्वोच्च स्थान में आता था सट्टे के मामले में, उसमें नीचे आए हैं। पेयजल के मामले में हर साल पेयजल की समस्या बराबर आती थी यहाँ, इसलिए उसका निराकरण के लिए हिडको के मार्फत से हमने 108 करोड़ की निम्बाड़ा की योजना बना दी, टेंडर हो गए हैं और आजकल में काम चालू हो जाएगा। मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वो 30 साल की योजना बननी है और 30 ही साल तक योजना पूरी होने पर 24 ही घंटे पानी निम्बाड़ा को उपलब्ध रहेगा। पानी की उपलब्धता कम थी, इसलिए मैंने छोटी सालड़ी में एक बांध हमेल के नाम से 2013 में जब मैं विधायक था उस समय मंजूर कराया था। पैसे भी मंजूर हो गए थे, ठेके भी हो गए थे, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया और वो बांध पूरा नहीं हुआ। वापस मैं निर्वाचित होने के बाद और सरकार बनने के बाद उस काम को हाथ में लिया। लागत भी बहुत बढ़ गई, करीब 20 करोड़ रुपए ज़्यादा लागत उस पर बढ़ गई, लेकिन वो काम टेंडर आजकल में हो जाएगा और इस बरसात से पहले वो बांध भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो छोटी सादड़ी के लिए पेयजल का वो वैकल्पिक साधन हो जाएगा, वहाँ से पानी मिलेगा जितनी आवश्यकता होगी, और बाड़ी का जो पानी आज छोटी साड़ी जा रहा है वो सरप्लस हो जाएगा। तो बाड़ी से और गंभीरी से मिलाकर पूर्ण रूप से निम्बाड़ा को 30 सालों तक पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत महसूस होगी तो पहली योजना बना करके 108 करोड़ रुपए उनकी मार्फत या योजना करके 30 साल तक तो 24 घंटे पानी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था करेंगे। बाकी निम्बाड़ा और छोटी साड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चंबल डैम से और जाखम डैम से पानी की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 2,500 करोड़ की योजना है। उनके भी डीपीआर बन गई है और टेंडर होने वाले हैं, तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। पानी पहली आवश्यकता महसूस की जाती है, बिना जल के कुछ चलता नहीं, इसलिए सरकार ने प्रयास किया और उसका फायदा निम्बाड़ा को भी मिला है। तो ये जो काम ये आपके सामने है, और क्या क्या बना रखा है यार, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए छोटी साड़ी में कॉलेज की बिल्डिंग 6 करोड़ से बना करके उद्घाटन के इंतजार में है। महीने भर में बिजली का काम होने के बाद नया भवन कॉलेज का बन जाएगा और उद्घाटन हो जाएगा, वो छोटी साड़ी को मिल जाएगा। जीर्ण हालत में गुलाबचंद मेवाड़ी स्कूल वहाँ का था, जिसपे 5 करोड़ की लागत से पूरी बिल्डिंग को तोड़ करके पूरी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और सब स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था उसमें की गई है। अगर वो हो जाएगा तो वो भी मैं सोचता हूँ कि संभाग में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बढ़िया स्कूल इस संभाग का हो जाएगा, तो उसका भी काम शुरू हो जाएगा और वो भी अक्टूबर तक उसका काम भी समाप्त हो जाएगा। तो 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। ITI की योजना जो थी, जब ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और उनसे मांग की थी कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है और लोगों को, बच्चों को ITI में सरकारी इसकी JK के अलावा और कोई साधन है नहीं, इसलिए आप एक सरकार के लेवल पे भी ITI खोलें
तो वो मंजूर हो गई, ज़मीन भी अलॉट हो गई है और उसका काम भी शुरू करके ITI भी यहाँ खुल जाएगी और हमारे कार्यकाल में उसका शुभारंभ करने का पूरा प्रयास करेंगे। महाविद्यालय कॉलेज में MCOM की क्लासें लगनी शुरू हो जाएगी, वो मंजूरी हो गई है। जो कुछ आ रहा है वो सामने आपके है और करते जा रहे हैं। शिक्षा के मामले में भी जब किसी मंच पर बैठता हूँ और शिक्षा का वातावरण होता है तो मैं प्रबुद्ध जनों से यही मांग करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी कमी महसूस करते हैं वो सुझाव देते रहें, ताकि आपके सुझाव को मैं और आगे बढ़ा सकूं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम निबाड़ा और प्रगति कर सकें। सड़क के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से गत बजट में और टोटल मिलाकर के 125 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं सड़कों के जाल के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छोटे रोड भी है। छोटी साड़ी से मध्य प्रदेश सीमा से लगाकर मंगलवाड़ तक रोड का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण भी है, और भी छोटे रोड हैं जिसमें लगभग मेरे कार्यकाल में 22 करोड़ रुपए DMFT से और 125 करोड़ रुपए सरकार से लगभग 150 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर खर्च होने जा रहे हैं। निम्बाड़ा में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज में और उन्हीं की सरकार थी, उस समय उन्होंने अंडरपास मंजूर कराया था रेलवे का, लेकिन केवल वो घोषणा हुई थी बजट में। माननीय सांसद महोदय ने कराया होगा कि निम्बाड़ा को अंडरपास दिया जाएगा ताकि ट्रेनें काफ़ी बढ़ जाएगी और बार बार फाटक बंद रहती है। हमारे शमशान और कई गांवों के रास्ते भी उधर से हैं, तो उस काम को हाथ में नहीं लिया था। और जब हमारी सरकार आ गई तो उसके बाद नगर पालिका तो उनकी भी थी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं जमा कराए। हमने 3.5 करोड़ रुपए जमा करके अंडरपास का काम शुरू कर दिया। रेलवे की तरफ से थोड़ी ढिलाई चल रही है, इस कारण से वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बाकी अंडरपास भी रोज प्रयासरत है और जल्दी जल्दी अंडरपास भी पूरा हो जाएगा। मंडी परिसर में भी 5 करोड़ का काम डोम बनाना और दूसरे काम के लिए हुए हैं, जो आप अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं कि मंडी की भी कायाकल्प हुई है। बाकी और रूटीन के काम तो जो आते हैं वो यही बराबर करते ही हैं, और कोरोना के कारण मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं दे पाया था और आप भी अपने घरों में बंद थे और मैं भी अपने घरों में बंद था, इसलिए 2 साल का गैप बहुत ज़्यादा लंबा पड़ गया, इस कारण से नहीं आ पाया। लेकिन अब अगर यहाँ हूँ निम्बाड़ा में या चित्तौड़ जिले में, तो मैं हर सोमवार से रविवार तक निम्बाड़ा पेश में मिलता हूँ। इसलिए पूरे क्षेत्र से जो भी जनता आती है उनकी बात सुनकर समस्या समाधान करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जनता का अमूल्य वोट लिया है तो उनको अकाउंटिंग भी बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बुलाया था। तो ये आज तो मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र वाइज जो बातें थी वो कही है, बाकी सरकार की उपलब्धियाँ भी कोई कम नहीं है। और मेरे पास भी सहकारिता विभाग है, तो सहकारिता विभाग में भी जो वादे हमने जनता से किए थे वो पूर्ण किए हैं। ऋण माफ़ी पहला मुद्दा था, ऋण माफ़ी हमने पहला मुद्दा रखा था और ये कहा था राहुल जी ने कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ कर देंगे, कृषि ऋण माफ़ कर देंगे। 10 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन के अंदर ही वो ऋण माफ़ कर दिया, जो करीब 14,500 करोड़ रुपए के करीब वो ऋण था, और उससे लगभग 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सहकारिता में। उसके बाद जब संभाला विभाग, तो सबसे जटिल समस्या ये थी कि ऋण माफ किया वो कहीं गलत हाथों में पैसा नहीं चला जाए, क्योंकि उससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 50,000 का ऋण माफ किया था, वो बिना प्लानिंग के किया था। इस कारण से कई लोगों के गलत भुगतान हो गया, वो करोड़ों में है और उसकी जांच भी चल रही है। व्यवस्थापक पैसे खा गए और सही
ऋणदाता के पैसे माफ हुए नहीं थे। इन शिकायतों से प्रभावित होकर हमने ऑनलाइन ऋण माफी का कार्यक्रम हाथ में लिया। उसमें विलंब जरूर हुआ, भाजपा ने आंदोलन भी किए, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की और 2 महीने बाद हमारा पोर्टल तैयार हो गया और उस के आधार पर, कंप्यूटरीकृत के आधार पर, सत्यापन के आधार पर, बायोमेट्रिक सत्यापन करके फिर ऋण माफ किया। तो आज 25 लाख किसानों का ऋण माफ करने के बावजूद भी एक भी शिकायत मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और उसी से प्रेरित होकर हमने समर्थन मूल्य पे जो माल खरीदा जाता है उसमें व्यापारियों का माल ज्यादा खरीद लिया जाता था और किसान वंचित रह जाते थे। तो हमने उसको भी उसी आधार आधारित सत्यापन करने के बाद उसी स्कीम से रजिस्ट्रेशन करके फिर समर्थन मूल्य खरीदने का काम शुरू किया। तो हर जगह किसानों को बराबर उसका लाभ मिला है। उस समय गौण मंडियों में माल बिकता था खरीद के लिए तो 250 मंडियां थी, लेकिन आज सहकारिता विभाग ने पूरे राजस्थान में 800 मंडियां शुरू कर दी है ताकि किसान को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और अपनी उपज को पास के केंद्र में बेच करके उसका लाभ मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार के समय जब समर्थन मूल्य पे किसान अपना माल बेच देता था तो महीनों तक उसका भुगतान नहीं होता था। KFCI से आने हैं, दिल्ली से आने हैं, भारत सरकार से पैसे आने हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक नहीं होता था और किसान चक्कर लगाते रहते थे। उससे पर सीख लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहकारिता विभाग को 1000 करोड़ रुपए मोबाइलाइजेशन एडवांस के लिए दिए ताकि जब तक भारत सरकार से पैसा नहीं आवे, FCI से पैसा नहीं आवे, जब तक उस 1000 करोड़ से किसान को तुरंत पैसा मिलना चाहिए। तो वो पैसा भुगतान आज कहीं भी समर्थन मूल्य पे माल खरीदा जाता है तो 3 दिन के अंदर वो भुगतान हो रहा है। हर मामले में सहकारिता 2 कदम आगे बढ़ी है। लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव को भी हाथ में लिया और आज GSS तक के चुनाव हो गए हैं और उसके बाद अब क्रय विक्रय सहकारी समिति और बैंकों के चुनाव भी हमारे कार्यकाल में हम पूरे करा देंगे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आधुनिक गांधी हैं, तो उनकी ये सोच थी कि चुनाव होने चाहिए, तो उसको हमने आगे बढ़ाया और चुनाव का काम हाथ में लिया। बाकी पिछले 8 साल से कभी चुनाव नहीं हुए हैं, ये रिकॉर्ड बोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बहुत सहकारिता में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। इस आधार आधारित सत्यापन के बाद हमने ऋण देना शुरू किया, तो इसकी वजह से करीब 12 लाख किसान राजस्थान में नए जुड़े हैं। जबकि उस समय जो GSS का अध्यक्ष बन जाता था अपने परिवार को ही ऋण देता था, दूसरे लोगों को नहीं जोड़ता था। लेकिन हमने नई कोशिश की तो 12 लाख नए किसान जुड़े हैं। और आज भी मैंने राजस्थान के समस्त MDO की मीटिंग लेकर के उनको बोल दिया है कि किसानों को, जो भी अऋणी किसान है, अगर वो ऋण लेना चाहते हैं तो कुछ भी करके उनको पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और हर किसान सहकारिता के दायरे में आ जाए ताकि हमारी सहकारिता और आगे ज़्यादा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री महोदय का भी ये सोच है कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़े, इसलिए हर साल 500 GSS नई खोली जा रही है और अभी तक हम लगभग 1300 GSS हमारी सरकार बनने के बाद खोल चुके हैं। तो हर पंचायत मुख्यालय पे GSS हो जाएगी तो निस्संदेह सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। सरकार के भी 4 साल होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार के भी जो काम किए हैं वो आपसे कोई छुपे हुए नहीं है। विज्ञापन के मार्फत, समाचारों के मार्फत, आप तो जागरूक पत्रकार हैं, आपको सब कुछ मालूम ही है। लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना इतनी जोरदार साबित हो रही है जिसका कोई उदाहरण नहीं है। 3200 करोड़ रुपए देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के 65% आदमियों का बीमा करा दिया और उनका इलाज निःशुल्क कर दिया पूरे राजस्थान में, जिसमें 10 लाख रुपए तक का तो इलाज और दुर्घटना हो जाने पर 5 लाख रुपए नगद मिलते हैं। उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है। जो 35% लोग वंचित रहे हैं उनके लिए भी 850 रुपए जमा करा करके आदमी 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाता है कि हमारा इलाज फ्री, और एक्सीडेंट वगैरह की भगवान नहीं करे हो जाए तो 5 लाख की उसको आर्थिक सहायता भी मिलती है। उसका लाभ सब जगह मिल रहा है, चाहे विपक्ष कितना ही कुछ चिल्लावे, लेकिन ऐसी योजना पूरे हिंदुस्तान में दूसरी है नहीं है जिसका सभी मुख्यमंत्री जी हर मंच पे कहते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे हुए थे, उस समय भी उन्होंने कहा कि अगर आपको ये योजना पसंद आती है
तो इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए, जिस पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले नहीं। तो ये योजना ऐसी है, ये राजस्थान की जीवन रेखा बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना श्री की योजना लागू की है। किसानों को 10 एक कनेक्शन बिजली के ऊपर 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों की बिजली लगभग फ्री हो गई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पेंशन कितने सालों से बढ़ी नहीं थी, हमने पेंशन चालू की थी, जिसमें 500 रुपये 58 साल के व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, लेकिन 8 से 10 साल से पेंशन नहीं बढ़ी। मुख्यमंत्री जी ने वापस आकर के बैठते ही सबसे पहले उस 500 को तो 750 और 750 को 1,000 रुपये किया है। गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था, उनको 1 रुपये किलो किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए कि महिलाएं भी मुख्य धारा में रहे, इसलिए पिछले बजट में उन्होंने एंड्रॉइड फोन और 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री देने की घोषणा कर रखी है, जो अभी महीने भर में लागू हो जाएगी। और 1,30,00,000 परिवारों को ये एक फोन मिलेगा, जिससे ताकि कोरोना सरी का समय आया था जिसमें बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन होने लग गई थी, जिनके पास एंड्रॉइड फोन वगैरह की सुविधा नहीं थी वो बच्चे पिछड़ गए, और जिनके माता पिता के पास एंड्रॉइड फोन या आईफोन थे वो बच्चे पढ़ लिए थे। इस बात को महसूस करके ये योजना लागू की है, तो इससे समस्त क्षेत्र में पूरी क्रांति आ जाएगी। ऐसी कितनी ही योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में दी है। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बाद भी इनकम्बेंसी का नाम कोई दिख नहीं रहा है कि इनकम्बेंसी कहीं चल रही हो। निसंदेह केवल भारतीय जनता पार्टी जरूर आंदोलन कर रही है, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी भी उन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जो आपने अपने समाचार पत्रों में कवरेज भी दिया, देखा भी है, तो वो किस प्रकार की यात्रा थी ये आपके सामने है। तो सब तरफ राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार काम कर रही है, और आपकी कलम से जो लिखते हैं उस पर वो गौर भी करते हैं, आलोचना आती है तो उस पर सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो इस हिसाब से पारदर्शिता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आज तो मैंने केवल विधानसभा की बात आपके सामने रखने के लिए बुलाया था, लेकिन ये भी मैं भी सरकार का एक पार्ट हूँ मंत्री होने के नाते, इसलिए इन बिंदुओं पे मैंने प्रकाश डाला है। बाकी मुख्य रूप से तो आपका स्वागत मैं इसीलिए करता हूँ कि आप मेरे कहने पर यहाँ पधारे और निम्बाड़े की बात पूरी सुनी, और निम्बाड़े के जन जन तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, आपके मार्फत मेरी आवाज़ पहुँचेगी। धन्यवाद। जय हिंद।